दोस्तों, आपके एग्ज़ाम सर पर हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की है या फिर आपने पढ़ाई की है लेकिन आप एक अच्छा रिवीजन चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपकी इन सभी चिंताओं का समाधान है। आज से मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, वन शॉट वीडियो सीरीज़। और एक एक वीडियो में आपका पूरा एक एक चैप्टर कवर होगा। आज इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं, जो आपका पहला चैप्टर है, उसके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ लाने में मेरी हेल्प करें। ऑलराइट, तो इस चैप्टर में हमारे पास ये 6 टॉपिक्स हैं और ये टॉपिक्स अगर आपको समझ आ गए तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। वन बाय वन इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। किसी भी संख्या को, कोई भी जो संख्या है उसको हम लिख सकते हैं BQ प्लस R के रूप में। अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी हम किसी संख्या को भाग देते, मानो संख्या A है और उसको हमने B से भाग दिया, तो क्या आता है? यहाँ पे कोई नंबर आता है ऊपर, आप जानते हैं, और इसके बाद यहाँ पे कुछ लिखते हैं और बाद में शेष बचता है। जैसे मान लो हमने 11 को भाग दिया 2 से, तो ये 2 पंचे 10 इस तरह से आएगा और एक शेष बचेगा, यही है ना। तो ये जो 11 ये नंबर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 प्लस 1। ये आप जानते हैं कि इस तरह से हम 11 को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जो A है इसको हम लिख सकते हैं B इंटू Q प्लस R। बस यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो R है वो 0 से लेके और B से कम होता है, यानी 0 और B के मतलब 0 हो सकता है बट 0 से लेके और B से एक कम होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी संख्या जिससे हम भाग देते हैं, अब देखो ये 2 है, तो जो शेषफल है, आप जानते हैं कि जिस भी संख्या से हम भाग देते हैं शेषफल कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकता और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा। यानी अगर मान लो कि आप किसी भी संख्या को, जैसे 37 है, 37 को आप 10 से भाग दोगे तो जिसका शेषफल है वो कभी भी ना तो 10 होगा ना 10 से ज़्यादा होगा, 10 से कम ही होगा हमेशा। यही यहाँ पर कहा गया है कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, यानी जो शेषफल R है वो भाग देने वाले से कम ही होगा। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है। तो जैसे 10 से हम 37 को भाग देते हैं तो 10 या 30 है, ये आएगा, बट 7 शेषफल में बच जाएगा। क्लियरली ये इससे छोटा है, तो ये B है और ये R है, तो R जो है वो B से कम ही है। और हाँ, ये 0 भी हो सकता है। मान लो कि 40 को आपने भाग दिया 10 से, तो 10 चको 40, तो अब तो पूरा 0 यहाँ पे पूरा पूरा चला गया, तो जो शेषफल है वो 0 आया, यानी 0 हो सकता है ये, लेकिन B से कम होगा। अब आप देखो, इसका मतलब ये है कि कोई भी जो संख्या है उसको हम, अगर मैं B की जगह पर लिख रहा हूं 4, तो जो R यहां पर है वो क्या होगा? R यहां पर क्या होगा? 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 से तो हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कोई भी संख्या है उसको हम लिख सकते हैं या तो 4Q, अगर मैं R0 ले लूँ, या हम लिख सकते हैं इसको 4Q प्लस 1 अगर मैं R1 ले लूँ, या फिर 4Q प्लस 2 और 4Q प्लस 3, इस तरह से। तो इसी वजह से आपने अगर इस चैप्टर को थोड़ा भी देखा है तो आपको ये देखने को मिलता है, ऐसे हम संख्या को लिखते हैं। इसी प्रकार से कोई भी जो संख्या है, अगर मान लो कि हम 3 से उसको भाग दें, तो यहाँ पर अगर मैं 3 लिखूँ तो आपको मिलेगा कि ये 3Q प्लस 0, तो यानी 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3Q प्लस 1 और 3Q प्लस 2, यानी जो R है इस बार ये जो R है ये 0, 1 और 2 होगा, यानी 3 से कम ही होगा। तो किसी भी संख्या को अगर हमें इस रूप में लिखना हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कि हम कोई संख्या को 2 से भाग दे रहे हैं, तो या तो हम उसको 2Q लिख सकते हैं या 2Q प्लस 1 लिख सकते हैं। तो किसी भी संख्या को हम ये लिख सकते हैं।
ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जितना भी ये नंबर जितना बड़ा होगा उतनी तरह से उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6Q, तो ये संख्या 6Q भी हो सकती है। और इसके बाद जैसे मैंने कहा 6Q प्लस R होता है ना, और R को हम क्या लिखेंगे इस बार? R क्या है? 0 से लेके 5 तक है, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या क्या होगा? ये 6Q होगा, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5। बात समझ आ गई? तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में एक काम करो, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो आप ये बताओ कि अगर यहाँ पर जैसे कोई संख्या है a इक्वल्स टू 5Q प्लस R, अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो क्या क्या हो सकती है वो आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में। ओके, जैसे मैं इस तरह से इन संख्याओं को लिख रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो समझ आ गया होगा कि लिक्विड विभाजन प्रमेय का क्या है। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो जो आपकी पहली प्रश्नावली है उसके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं कि इस चीज़ का यूज़ कहाँ पर है। तो पहली प्रश्नावली जो आपके पास प्रश्नावली 1.1 है, उसके ये 3 सवाल इस पर आधारित हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर आधारित है। तो मैं क्विकली आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ कि कैसे उसका यूज़ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इसके रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। देखो, विषम और सम क्या होते हैं? विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक क्या है? विषम पूर्णांक होता है अगर किसी भी संख्या को हम 2 से भाग दें और एक शेष बच जाए तो ये विषम पूर्णांक होता है। और किसी भी संख्या को 2 से भाग दे सके तो सम पूर्णांक होता है। ये ध्यान रखना, किसी भी संख्या को अगर हम ऐसा लिख पाएँ तो ये विषम है, क्योंकि 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है, और 2 से पूरा भाग चला जाए तो ये सम होता है। इसका ध्यान रखना, और ये बहुत सिंपल है। तो पहली बात तो ये है कि हम ये लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किसी भी संख्या को हम किस रूप में लिखा जा सकता है? किसी भी संख्या को, देखो a कोई संख्या है, इसको लिखा जा सकता है। देखो अब मैं यहाँ पे 6 लिख रहा हूँ, 6Q प्लस R। तो अगर यहाँ पर 6 होगा तो R क्या होगा? तो जहाँ R बराबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5, ये मैंने अभी आपको समझाया भी था। तो इसीलिए वो जो संख्या होगी क्या 6Q ये हो सकती है, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5, ये हो सकती है संख्या। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इस संख्या की, इस संख्या की और इस संख्या की, ये सम पूर्णांक हैं। और अगर मैं इस संख्या की, इसकी और इसकी बात करूँ तो ये विषम है। अब कैसे हैं ये देखो, तो यहाँ पर वैसे सम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सम हमें सिद्ध नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि सम सिद्ध करो, आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये जो संख्या है 6Q, आपको 2 इसमें से हटा देना है, तो ये हो जाएगा 3Q। तो यानी ये 2M के रूप में है ना, इसके रूप में। इसी तरह से 6Q प्लस 2, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये है 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3Q प्लस 1। तो ये भी 2M की फॉर्म में है, 2M के रूप में। आप चाहो तो ये लिख दो, है ना। 2M का रूप में ये है कि 2 गुणा और बाकी कुछ भी यहाँ पर है, पर 2 गुणा है, क्योंकि सम संख्या में क्या होता है, सम संख्या में 2 हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लो 4 है, ये सम संख्या है, 2 से भाग चला जाता है इसमें। जैसे 104 है या 112 है, तो इन सब से 2 कॉमन आ सकता है ना, 2 से भाग इनमें चला जाता है। ओके, तो ये भी ऐसे ही है 2M के रूप में। और इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ तो 6Q प्लस 4, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें
तो 3q + 2 यहाँ पे बचता है और ये 2 × m के रूप में है। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये संख्याएं 2m के रूप में है इसलिए ये सम संख्याएं हैं। तो चूंकि ये संख्याएं 2m के रूप में हैं इसलिए ये सम संख्याएं हैं। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है विषम संख्याएं कौन कौन सी। एक ये विषम संख्या है, ये और ये। तो लिखते हैं एक एक करके। तो हमारे पास ये जो संख्या है ये है 6q + 1। तो यहाँ देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 कॉमन लिया और ये बचा 3q + 1। तो ये है 2m + 1 के रूप में। इसके बाद 6q + 3, ये 6q + 2 और 1 यहाँ से हट गया है तो 2 यहाँ कॉमन ले लो, यह आ जाएगा 3q + 1 + 1। बस हमें कुछ भी करके इसको किस रूप में लेके आना है, 2m + 1 के रूप में। और बाद में है यहाँ पे 6q + 5, इसको भी ऐसे करते हैं 6q + 4 + 1, यहाँ 2 कॉमन लेके ये आ जाएगा 3q + 2 + 1। और ये भी किस रूप में आ गया है, आप देख रहे हैं ना, 2 × m ये और 1 अलग से आ गया है तो ये इस रूप में आ गया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि ये संख्याएं 2m + 1 के रूप में है इसलिए यह विषम संख्याएं हैं। ठीक है। और कुछ टीचर्स किस तरह से बताते हैं वो भी गलत नहीं है। कुछ टीचर्स ये करवाते हैं कि क्योंकि ये संख्याएं सम संख्याएं हैं इसलिए जो बाकी संख्या बची है वो विषम है। यानी वो ये ऐसा आप करेंगे और इसके बाद फाइनली क्या लिखेंगे कि क्योंकि ये संख्याएं सम हैं इसलिए जो शेष बची हुई संख्याएं हैं वो विषम हो गई। तो ये भी एक तरीका है लिखने का कि आप पहले सम निकाल दो और बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं, शेष बची क्या, ये जो 3 बची थी तो ये विषम हो गई है। बात समझ आ गई, सिंपल क्वेश्चन है और अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए यह इस रूप में होता है। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप में होता है। तो हम शुरुआत करेंगे कि माना धनात्मक पूर्णांक क्या है। अब देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किसी भी संख्या को हम लिख सकते हैं BQ + R में। तो यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक है, जो अपना A है, जिस धनात्मक पूर्णांक की बात की जा रही है वो क्या है, बस मैं यहाँ पर B की जगह पे 3 लिख रहा हूँ। तो अगर मैंने ये 3 लिख दिया तो R को मैं क्या रखना पड़ेगा, अगर B यहाँ पर मैं 3 ले रहा हूँ तो R क्या होगा 0 1 2। तो 0 अगर रखेंगे तो ये आएगा, 1 रखने पर ये आएगा और 2 रखने पर ये आएगा। गॉट इट। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है ना, आप पूरा डिटेल में लिख देना प्रमेयिका इसके अनुसार। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब हमें इनका वर्ग करना है क्योंकि यहाँ पर वही लिखा है इनका वर्ग। तो एक एक करके इनका वर्ग करते हैं और हमें ये लेकर आना है कि ये इस रूप में है। अब कैसे देखो, तो सबसे पहले हम इसका वर्ग करते हैं। ये हो जाएगा 9q², जो कि बड़ा आसान है, 3 कॉमन ले लो तो 3q² हो गया। यानी ये है 3m का रूप। ओके, अब इसके बाद हम इसका वर्ग करेंगे तो 3q + 1 इसका वर्ग हम करेंगे तो ये आएगा a² 9q² + 2ab + b²। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से अवेयर होंगे कि क्या मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा,
3q स्क्वायर प्लस 2q, है ना, यही बचा। हाँ, और 1 अलग हो गया, तो आपने देखा 3, ये m ले लो और ये 1 अलग से है, तो ये है 3m+1 का रूप। बिल्कुल अभी तक सब सही जा रहा है यहाँ पे। और अब हम जो तीसरी संख्या है इसका वर्ग करते हैं, तो ये होगा a² प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस b², यानी 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। इसको मैं ये लिख रहा हूँ। अब देखो, इनसे 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, है ना, 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 4 1, हाँ, और ये 1 अलग हो गया। तो अब आपने देखा कि ये भी 3m+1 का रूप है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए किसी भी पूर्णांक का वर्ग इस रूप में, देखो, या तो 3m है और या 3m+1 है, इसके रूप में लिखा जा सकता है। ये इसका रूप होता है। तो इस तरह से हम फाइनल स्टेटमेंट अपना लिखेंगे। आई एम श्योर आपको ये समझ आ गया होगा। और अब इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो, हमारे पास अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। बस यहाँ पर हमें घन निकालना पड़ेगा भाई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वही लेंगे कि एक हमने संख्या ली 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, और इसका आप घन करेंगे। आपको घन का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने आप करें, और इसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में और इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका सॉल्यूशन, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। आप इसको पहले ट्राई करो और इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और इसका सॉल्यूशन देखो। एक क्लिक में आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार ट्राई करो। बट हाँ, ध्यान रखना कि आपको घन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि a + b³ क्या होती है। ये आपने पिछले साल 9th क्लास में पढ़ा होगा। बट अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्वेश्चन का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में क्या अंतर है? बहुत बहुत छोटा अंतर है। वो ये है कि अगर आप एक बार यूज़ करते हो a = bq + r, अगर एक बार आप यूज़ करते हो तो इसको हम कहते हैं कि ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन अगर आप इसको बार बार यूज़ करते हो, आपने यूज़ किया, फिर अगले स्टेप में फिर यूज़ किया, फिर अगले स्टेप में फिर यूज़ किया, फिर अगले स्टेप में फिर यूज़ किया, तो ये बन जाती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। सेम ही है, बस एक बार यूज़ करोगे तो इसको हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और एक से ज़्यादा बार यूज़ करोगे तो उसको हम एल्गोरिदम बोल देंगे, है ना। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? तो बस यही है। अब इसका यूज़ क्या है ये देखो। तो यूज़ ये है कि इसका हम निकालते हैं, इसकी मदद से हम सबसे पहले निकालते हैं HCF। तो जो आपकी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है वो हम इससे करते हैं। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये यहाँ पर बार बार प्रयोग होगी, बार बार इसे यूज़ करेंगे हम अलग अलग स्टेप में, आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक चीट कोड यूज़ करेंगे। चीट कोड का मतलब ये है कि अलग से पहले हम इसको दूसरे तरह से हल करेंगे और बाद में इसको यहाँ पे लिख देंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है ये। इसको अलग से हम HCF निकालेंगे। तो क्या करते हैं, बड़ा नंबर अंदर रखते हैं, छोटा नंबर बाहर रखते हैं। कितनी बार? एक ही बार जाएगा ना ये, हाँ 135। माइनस करो 0 और ये हुआ 9, यही है ना। फिर क्या करो, अब जिससे पहले भाग दिया था वो नंबर अंदर जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, डेफिनेटली बचपन में आपने पढ़ा होगा ये। तो एक बार जाएगा ये और ये यहाँ पर 90 आ जाएगा। फिर माइनस करो 45, फिर जिससे भाग दिया वो यहाँ पर आएगा, यानी 90 यहाँ पर आएगा। और अब ये 2 टाइम्स जाएगा और पूरा चला गया है। जब पूरा चला जाए जिस चीज़ से, वो HCF होता है। तो इसका HCF है 45। लेकिन इसको अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम? तो अब देखो, तो सबसे पहले जब हमने पहली बार ही भाग दिया तो क्या हुआ था,
225 ये हुआ था क्या, हमने भाग दिया था किससे, 135 से। एक बार गया और शेषफल आया 90। ठीक है, अब इसके बाद जिससे हमने भाग दिया था वो यहां पर आ जाता है। ओके, और यहां पर जो शेषफल है वो यहां पे आ जाता है। आप बस इसको देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 135 यहां पे, 90 यहां पे, एक बार गया और शेषफल 45 आया। ठीक, और अब फिर इसको अब यहां पे देख लो, तो ये 90 यहां पर आएगा और ये आएगा 45 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा और ये अब 0 हो गया। तो इसीलिए जो एचसीएफ है ये आ चुका है 45, क्योंकि लास्ट जिससे भाग देते हैं वो एचसीएफ होता है। तो ये है यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारा ये टॉपिक हो गया है। अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है देखिए। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये है, मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर ये लिखा है कि किसी भी भाज्य संख्या को, तो देखो यहाँ पर 2 शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता है। ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 लिख देते हैं, इसकी गलती कर देते हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7, 11, 13, 17 है ना, 19। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसके आगे आने वाली 3 और अभाज्य संख्याएं कौन हैं? तो इनको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। ओके, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। इसके बाद है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याओं में भाग चला जाता है, लेकिन ध्यान रखना भाज्य संख्याएं 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती हैं। इसका ध्यान रखना, 2 अभाज्य संख्याओं का, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। ये याद ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 12। ये भाज्य संख्याएं हैं, इनमें भाग चला जाता है। ओके, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसका ध्यान रखना। ओके, तो ये बेसिक ज्ञान मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद जो प्रमेय है इस पर आते हैं। तो ये कहा गया है कि किसी भी भाज्य संख्या को, मान लीजिए कि हमने लिख दिया 4, इसके एक ही प्रकार के गुणनखंड होते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 2 × 2 है। अब ये 2 × 2 है, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता है। ऐसे ही अगर हम 6 को लिखें अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड यानी 2 × 3 लिख दिया हमने। अब इसके अलावा इसका दूसरा रूप, हाँ हम क्रम बदल सकते हैं, हम 3 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि क्रम भले इधर उधर हो लेकिन इसके अलावा अद्वितीय होता है, इसके अलावा कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे 8 है, ये आपको 2 × 2 × 2 ही होता है, तो ये अद्वितीय है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में तो ये हो गया और आपने क्वेश्चन दूसरा चेंज किया तो उसमें चेंज हो गया, नहीं। अगर आपको 8 के गुणनखंड करने होंगे अभाज्य, तो चाहे इस क्वेश्चन में या उस क्वेश्चन में हमेशा यही होगा। जैसे 9 है, 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 × 3 है, तो ये हमेशा 3 × 3 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं कभी। यही है, ये सिंपल है ना। यस। और अब आपके पास क्वेश्चन इसमें क्या आता है, आप आराम से अपनी बुक्स में भी क्वेश्चन देख सकते हैं। उसमें यह आता है कि 6 की पावर n, जब हम इसका विस्तार करेंगे, यानी मान लो कि n आपने रख दिया 200, तो जब हम इसका विस्तार करेंगे तो इसके एंड में 0 नहीं आएगा, इसके अंत में 0 नहीं आएगा। क्यों 0 नहीं आएगा, ऐसा क्यों है, आप समझ रहे हो? तो 6 की पावर n के विस्तार में, n के किसी भी मान के लिए 6 की पावर n के विस्तार में इसका अंत 0 में नहीं होगा। ये आप भी समझते हैं भाई, 6 की पावर 1 करोगे तो 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे तो ये 36 आएगा, 6 की पावर 3 करोगे तो ये 216 आएगा, 6 की पावर 4 करोगे तो ये आना चाहिए 1296। कभी भी लास्ट में 0 तो नहीं आएगा। और ये आप भी समझते हैं कि 0 तो आने से रहा, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। तो हम कैसे समझाएंगे?
हम ये कहेंगे कि भाई 6 जो है ये होता है 2 गुणा 3, होता है ना। और 0 के लिए क्या चाहिए? 2 गुणा 5, यानी अगर 2 और 5 नहीं है तो 0 कभी नहीं आएगा। 2 और 5 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, अकेला 2 नहीं, अकेला 5 नहीं। 2 और 5 दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए अभाज्य गुणनखंडों में, तभी जाके 0 आएगा। कोई भी ले लो आप, चाहे 40 ले लो, 40 के अभाज्य गुणनखंड करोगे आपको 2 और 5 पक्का मिलेगा। आप 50 के कर लो, आप 60 के कर लो, 60 के 2 गुणा 3 गुणा 5 है ना, 2 दूनी 4, 3 12 5 60। हाँ, तो यहाँ पे 2 और 5 मिला ना, बिल्कुल यही है। तो 0 के लिए तो हमें 2 और 5 चाहिए, और 2 और 5 आने से रहा, तो हम ये कहेंगे कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसका केवल और केवल यही गुणनखंड है, इसके अलावा दूसरा गुणनखंड संभव नहीं है। नहीं है ना संभव? क्यों? क्योंकि ये कहती है ये प्रमेय कि एक ही प्रकार का गुणनखंड होता है, अद्वितीय गुणनखंड होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। इसके अलावा दूसरे अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि इसमें 5 नहीं, हम ये कहेंगे कि 0 के लिए 2 और 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 2 है, 5 नहीं है, इसलिए इसके अंत में 0 नहीं आएगा। बस इतना ही लिखना है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। और अब हम जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से हम भाज्य संख्या का गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। जैसे मान लो 40 है, 40 के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे हम? 2 से भाग दो, फिर 2 से, फिर 2 से, और फिर 5 से। तो यानी जो 40 है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3 गुणा 5। इसी प्रकार से अगर 60 है तो 60 के कैसे निकालेंगे हम? 2 से भाग देंगे 30, 2 से भाग देंगे 15, 3 से भाग देंगे 5, 5 से भाग दिया 1। यानी 60 है क्या? 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5। और अब अगर यहाँ पर हमको HCF और LCM ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, HCF के लिए दोनों में कॉमन नंबर देखो जो दोनों में है, और साथ में छोटी घात देखो, ठीक है। तो दोनों में कॉमन 2 है और 5 है, तो 2 की छोटी घात ये है, तो ये लिया हमने, और 5 ले लिया। 3 दोनों में नहीं है तो वो नहीं लेंगे, तो 2 दूने 4 गुणा 5 यानी 20। तो इसका HCF 20 आया है। ऐसे निकालते हैं HCF। और LCM अगर हमें ज्ञात करना है तो LCM में तो सब कुछ समाया जाता है। एक एक करके नंबर देखो, पहले 2 देखो, 2 की बड़ी घात 3, बड़ी घात आती है इसमें। फिर 3 देखो तो 3 तो एक ही है वहाँ पे, और इसके बाद 5 देखो तो 5 की सबसे बड़ी घात यही है, लेकिन इसमें सब आएगा। आप ये कहोगे कि सर 3 तो ऊपर नहीं है, हमें यहाँ पर LCM में सब लेना होता है, क्योंकि LCM में सब कुछ समाया होता है, क्योंकि LCM इनका मल्टीपल होता है, इनका एक गुणक होता है। LCM में इनका दोनों का भाग जाना चाहिए। तो इस तरह से तो सीधा तरीका क्या है कि अभाज्य गुणनखंड निकालो और एक एक करके नंबर लो, उनकी बड़ी बड़ी घातें लेते रहो। और LCM में क्या करेंगे? LCM में हमें दोनों में देखना होता है कि दोनों में उपस्थित होना चाहिए, और फिर छोटी घात लेते हैं। बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन करते हैं अभाज्य गुणनखंडों वाला जो है आपके पास। अब जो आपके पास प्रश्नावली 1.2 है उसमें ये क्वेश्चंस अभाज्य गुणनखंडों पर आधारित हैं। यहाँ से अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो 140 इसके अभाज्य गुणनखंड आराम से हम कर सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे 70 आएगा, 2 से भाग देंगे 35 आएगा, 5 से भाग देंगे तो 7 आएगा, और 7 से भाग देंगे 1 आएगा। यानी 140 हुआ 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। तो इस तरह से, तो या अब बाकी आप आराम से ऐसे निकाल सकते, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब यहाँ पर हमें LCM और HCF ज्ञात करना है और अभाज्य गुणनखंडों के हिसाब से इसके बाद जांच करनी है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि LCM और HCF कैसे ज्ञात करना है। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, बस एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो 26 है, तो ये तो खैर इसमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 2 गुणा 13 हो जाएगा। और 91 है, ये 7 गुणा 13,
तो पहले तो HCF की बात करते हैं। HCF दोनों में कॉमन होता है और छोटी घात दोनों में तो 13 है, ठीक है। LCM में सब कुछ होता है, तो एक एक करके इन संख्याओं में एक एक करके लो। पहले लिया 2 की बड़ी घात तो 2 ही है यहाँ पे, फिर 7 बड़ी घात तो 7 ही है, और 13 की बड़ी घात यही खुद ही है। तो ये आ जाएगा गुणा करके क्या 13 7 91 दूने 182 ये। और इसके बाद जांच की बात यहाँ पर की है, तो जांच में क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये जो यहाँ पर लिखा है, बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का, संख्याएं क्या है यहाँ पर 26 और 91, तो 26 और 91 इधर किया और LCM और HCF और LCM का गुणा उधर कर दिया, और इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2366, और इसका गुणा करेंगे तो ये भी 2366 आएगा। तो सिंपली ये सत्यापित हो चुका है, वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो इस तरह से इनका सत्यापन करना है, ठीक है। दो संख्या को गुणनफल, जो दो संख्या यहाँ पर हैं, और दाएं साइड में हम इनका LCM और HCF का गुणा कर देंगे, और ये बराबर आने चाहिए। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और अगेन ये भी बहुत आसान है। पहला पार्ट करते हैं। 12 होता है 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो 12 है, 2 से भाग दिया, 6 आया, 2 से भाग दिया, 3 आया, 3 से भाग दिया, 1। तो 12 है 2 की घात 2 गुणा 3। 15 होता है 3 गुणा 5, और 21 3 गुणा 7। तो HCF तो तीनों में होना चाहिए, और छोटी घात तो तीनों में 3 है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ तक LCM की बात है, तो LCM के लिए एक एक नंबर देखो। पहले 2 देखो, 2 के सबसे बड़ी घात 2 है यहाँ पर। 3 देखो, 3 की सबसे बड़ी घात ये खुद ही है, और 3 ही सबकी एक एक घात है, तो यही लिखेंगे हम। 5 की सबसे बड़ी घात खुद ही 5 ही है, और उसके बाद 7 ये आ चुका है। तो यह आएगा 4 4 3 12, 12 5 60, और ये 420 ये आ चुका है इसका LCM। ओके, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो यहाँ पर ये हो चुका है, ये हो चुका है, और अब अपरमेय संख्या को सिद्ध कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो अपरमेय संख्या होती क्या है ये आप समझ लो। मैं आपको सिंपल 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, आप आराम से समझ जाओगे कि अपरमेय संख्या ये है। पहली बात तो ये है कि ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं आता है पूरा, जैसे 2 का वर्गमूल नहीं आता है पूरा, ये अपरमेय संख्या है। 3 का वर्गमूल नहीं आता है, ये अपरमेय संख्या है। 5 का वर्गमूल नहीं आता है, ये अपरमेय संख्या है। 6 का वर्गमूल पूरा नहीं आता है, ये अपरमेय संख्या है। 4 का वर्गमूल आ जाता है तो ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय नहीं है। तो ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूरा नहीं आता है, ये अपरमेय संख्या है। दूसरी बात, कुछ खास तरह के नंबर जिसको हम कहते हैं अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती यानी पॉइंट वाले होंगे, अशांत अनावर्ती दशमलव। पॉइंट वाले होंगे ये जैसे 0.10, लेकिन इसका जो दशमलव है ये एक तो चलता जाता है, डॉट 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 आपको मिलेगा, तभी तो अशांत लिखा है। दूसरा, यहाँ पर सेम रिपीटेशन नहीं होगा, यानी 10 10 10 10 ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभी 10 लिखा है ना, तो यहाँ पे 100 लिख दो, फिर 1000 लिख दो, फिर 10,000, फिर ये है अपरमेय संख्या। सिंपल तरीका है, गैप बढ़ा दो, जैसे 2 पॉइंट कुछ भी लिख दो आगे, 142 लिख दो, बट दशमलव के बाद हिसाब किताब ठीक रखो। 17 117 1117 11117 और डॉट लगना ज़रूरी है। आप समझ गए? सिंपल पैटर्न है। यस, तो ये है अपरमेय संख्याएं। इसके अलावा पाई एक अपरमेय संख्या है जिनका हम क्यूब रूट, जैसे मान लो कि 2 की घात 1/3 है, ये भी पूरा नहीं आता है। ऐसे तो 4 की घात 1/3 भी पूरा नहीं जाता है। ये सभी के सभी अपरमेय संख्याएं हैं। जहाँ पे ये नहीं है वो सारी परमेय संख्याएं हैं।
सारी की सारी जो संख्याएं इस रूप में नहीं हैं, तो नॉर्मल नंबर होंगे, वो परिमेय संख्याएं होंगी, ये सब ठीक है। अच्छा, तो अपरिमेय संख्या क्या है, आप बेसिक तो आप समझ चुके हो। अब सिद्ध करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है 2-3 नंबर में, कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। तो जैसे आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन है, तो मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपके पास √2 की जगह पे √3 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन इस तरह से यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो सबको करने का एक ही तरीका है, एक ही क्वेश्चन से आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा आपको वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, और ये बड़ा आसान है। तो सबसे पहली बात तो ये है, और जैसे इसमें 1-2 चीज़ें यूज़ होंगी, 1-2 प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी, वो क्या होंगी मैं आपको साथ साथ में बताते जाऊंगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो आप क्या करेंगे कि हम इसको सिद्ध किससे करेंगे, इसको हम विरोधाभास, जिसको हम विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति भी कहते हैं, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, उससे करेंगे हम। इसे विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति से सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो हम पहले परिमेय इसको मानकर चलते हैं, और इसके बाद ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे पता चलता है कि भाई जो शुरू में माना था वो गलत माना था, ये परिमेय नहीं है। माना यह एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए किसी भी परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूं, b 0 नहीं है, वो तो खैर ठीक है, a और b पूर्णांक हैं, ये भी ठीक है कि ये पूर्णांक है, ये हटा दो यहाँ से, a और b पूर्णांक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, तथा a और b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब जैसे 10 और 12, इनका कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि 2 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 9 और 10 की, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों किसी से नहीं करते हैं, 1 को नहीं काउंट करेंगे हम इसमें, ठीक है, 1 से अलावा देखेंगे तो इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये है तो जिसकी बात चल रही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर लिखा क्या है। अब इसके बाद अगला स्टेप देखो, पहला स्टेप में हम ये सब लिखेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा क्या, √2b, और अब दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा 2b²। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, a² = 2b² का मतलब ये है कि a² को 2 से भाग दे सकते हैं, है ना। इसको पहले तो समीकरण नंबर 1 ले लो। इतना समझ आ गया वैसे आपको, इतना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि a² 2 से विभाजित होता है, तो अगर a² 2 से विभाजित होता है तो इसीलिए यह a भी 2 से विभाजित होगा, इसीलिए a भी 2 से विभाजित होगा या विभाजित है। तो हम लिख सकते हैं कि a = 2c, ये ध्यान रखना है, क्योंकि a 2 से विभाजित होता है तो इसलिए a = 2c आ गया। इतना समझ आ गया आपको, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ओके,
और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि a 2 से विभाजित होता है, इस बात को ध्यान रखना। a 2 से विभाजित होता है, a बराबर 2c। अब यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें मिलेगा a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। ठीक है, तो अभी तक सब समझ आ रहा है इतना। अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? मैं इसको स्टेप वाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये एकदम खिचड़ी से पकी हुई ना दिखे, अलग अलग साफ सुथरा सा आपको समझ आए। हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे a स्क्वायर की वैल्यू। तो क्या हो गया? 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। कहाँ से? समीकरण 1 और 2 से, है ना? तो समीकरण 1 में a स्क्वायर था 2b स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर 4c स्क्वायर है। बायां पक्ष दोनों में एक जैसा है तो दाएं पक्ष को हम बराबर कर देंगे और 2 से कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2c स्क्वायर, है ना? अभी तक सब समझ आया ना एक एक चीज़। और अब जो यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि अब यहाँ पर देखो, इसीलिए b स्क्वायर, या आप ऐसा सिंबल भी बना सकते हैं कि जो b स्क्वायर है 2 से विभाजित होता है। क्यों? क्योंकि है ना, आप देख रहे हैं b स्क्वायर बराबर 2 गुणा ये, तो 2 से विभाजित होता है ना भाई। अगर मैं लिखूं कि 10 बराबर 2 गुणा 5, तो इसका मतलब क्या कहूँगा मैं कि भाई ये 2 से विभाजित होता है, इसलिए तो b स्क्वायर 2 से विभाजित होता है। तो अगर ये 2 से विभाजित होता है तो b भी 2 से विभाजित होगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जैसे यहां पर लिखा है वैसे ही 2 से विभाजित होता है। और अब आप देखो यहां पर इस कथन को देखो और इस कथन को देखो, क्या कहते हैं ये दोनों कथन? तो ये दोनों कथन क्या कहते हैं? ये दोनों कथन कहते हैं कि भाई a 2 से विभाजित होता है, b भी 2 से विभाजित होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए a और b दोनों 2 से विभाजित होते हैं, है ना? a 2 से विभाजित होता है, b 2 से विभाजित हो, यानी a और b दोनों से विभाजित होते हैं, यानी इनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन शुरू में क्या कहा था? उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह हमारी कल्पना में विरोधाभास है। ओके, इससे पता चलता है कि हमारी परिकल्पना गलत थी। ओके, और इससे पता चलता है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, ये देखो। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट इस तरह से होगा कि यह कथन हमारी कल्पना का विरोध करती है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ आ गई? इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। ओके, यहाँ पर हम इसे कर चुके हैं और इसके बाद है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो जब परिमेय संख्या को हम प्रसार करते हैं तो इसमें हमारे पास 2 तरह की संख्याएं मिलती हैं। या तो हमें मिलती है एक शांत दशमलव और यह मिलता है हमें अशांत आवर्ती। नहीं, अगर आपको दोनों में अंतर पता है तो मैं बता देता हूँ। शांत दशमलव वो दशमलव होते हैं जो रुक जाते हैं, जैसे 0.25 और ये रुक गया। अशांत दशमलव वो होते हैं जो रुकते नहीं हैं। तो रुकते नहीं हैं ये भी 2 प्रकार के हैं। एक तो जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बताया था अभी अपरिमेय संख्या में कि हमारे पास ये गैप बढ़ता जाता है, इस तरह से ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर गैप बढ़े ना और एक जैसा चलता रहे तो ये क्या है? ये फिर आवर्ती हो जाता है, क्योंकि एक जैसा चल रहा है। या फिर
2.15115 डॉट डॉट डॉट। आप समझ रहे हो? तो ये आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती संख्याएं इस प्रकार की होती हैं और शांत दशमलव संख्याएं इस प्रकार से होती हैं। ये भी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, ठीक है, ये है। लेकिन अगर कोई भिन्न हमारे पास है, जैसे मान लो 1/4 है, तो 1/4 भाग देते हैं तो 0.25 मिल जाता है हमें। 1/3 अगर हम भाग देते हैं तो हमें मिलता है 0.3333, ये चलता जाता है। समझ गए आप? तो यहां पे तो चलो हमें भाग देना पड़ा ये पता करने के लिए। अब देखो ये क्या है? ये है शांत। ये क्या है? ये है अशांत आवर्ती। ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 15/8 क्या होगा, तो आप क्या करोगे? आप पहले भाग दोगे और फिर देखोगे कि ये 1 पॉइंट हो रहा है, 8 फिर पॉइंट लगाया 0/8 8 64, फिर 6 आया 0/8 7 56 8 45। तो आप कहोगे कि ये है और ये रुक गया है, तो ये है शांत। ऐसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 16/15 क्या होगा, तो आप पहले भाग दोगे, भाग देने के बाद फाइनली आप बोलोगे कि ये अशांत है, अशांत आवर्ती है। लेकिन हमें भाग देना पड़ा यहां पर। क्या कोई एक ऐसा तरीका है जो बिना भाग दिए काम बन जाए? वही ये क्वेश्चन है, वही ये टॉपिक है, यही चीज आप इसमें समझेंगे। तो देखो, अब आप बात को समझिए। कोई भी हमारे पास भिन्न है, लेकिन भिन्न हमारे पास सरलतम रूप में होनी चाहिए। ध्यान रखना, सरलतम रूप में होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। सरलतम का मतलब क्या है? कि कटे ना। जैसे मान लो कि 21/15 है, तो ये तो कट रहा है ना, 3 सते 21 3 पचे 15। तो ऐसी संख्याओं को हम पहले से ही काट देंगे जो कटती नहीं है, तो हमने इसे काट दिया है। तो संख्या हमारे पास होनी चाहिए जो सरलतम रूप में, जो कटे ना। जैसे 16/25, ये कटेगा नहीं ऊपर नीचे। इसी तरह से मान लो कि कोई संख्या है 32 और नीचे कोई संख्या 33 है, 32/33, ये भी नहीं कटेगा। तो अब ऐसी संख्याएं जो अपने सरलतम रूप में है, उनका क्या देखेंगे हम? हर, यानी नीचे वाली संख्या। ठीक है, अब ये देखेंगे। तो जो संख्या 2 और 5 इसके रूप में है, वो तो होगी शांत, वो रुक जाएगी। लेकिन जो इस रूप में नहीं होगी वो अशांत आवर्ती होगी। ये बहुत सिंपल तरीका है। अब यहां पर देखो, 16/25 हमारे पास संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 25 हमने लिया। 25 क्या होता है? 25 होता है 5 की घात 2 होता है ना। 25 5 गुणा 5 होता है, यानी 5 की घात 2। तो आप यहां पर देखेंगे कि नीचे केवल 5 है। तो ध्यान रखना, या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो, लेकिन इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि क्योंकि हर किस रूप में है? 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है। भाई आप बोलोगे सर 2 कहाँ है? तो m को 0 ले लो यहाँ पर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि केवल 2 और 5 के अलावा कुछ और नहीं है, के रूप में है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत होगा, इस तरह से। और अगर हम ये ले लें 32/33, तो आप क्या करोगे? पहले 33 को देखो, 33 से 3 गुणा 11, तो आप कहोगे
सेम चीज़ कहोगे, आप कहोगे कि जो हर है यह 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में नहीं है। इसलिए इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। बस ये स्टेटमेंट हमें लिखना है। और अब इससे संबंधित एक दो क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखो, तो आपके पास आपको करना क्या है, क्वेश्चन उठाना है 13/3 1 2 5। पहले बात तो ये देखना है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, क्योंकि जो कटता होगा ना उसे काट लेना है। जैसे यहाँ पर ये है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पर ये कट रहा है इसको काट देंगे, तो ये 7 से कटेगा 11 और ये होगा 7 या 21 ये। तो जो कट रहा होगा पहले उसे काट देंगे। 5 7 35 ये आ गया है, तो ये तो हमें पहले ही करना है। ये 3 से कटा है तो 3 दूनी 6 3 5 15, तो पहले तो काट देना है और फिर बाद में ये करना है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, अब हर जो है ये है 3 1 2 5 और ये क्या होगा, तो 3 1 2 5 होता है। आप आराम से यहाँ पर भाग दे के निकाल सकते हैं। तो पहले 5 से भाग देंगे तो ये जाएगा 625, फिर 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 125, फिर 5 5 ऐसे कुल मिला के 5 की घात 5 हो जाएगी, है ना। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की घात 5। नीचे आप देख सकते हैं केवल 5 है। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि वही चीज़ हर 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, ये हम लिखेंगे। बात समझ आ गई। और यहाँ पर देखो ये तो कटता नहीं है, ये अशांत हो गया, साफ दिख रहा है नीचे कि इसमें इसके अलावा कुछ और है। बस तरीका वही लिखना है कि इसके रूप में है या इसके रूप में नहीं है, यही इसी तरीके से हमें लिखना है। तो आई एम श्योर आराम से आप सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे कि कैसे करना है। ओके, ऑलराइट। तो ये था हमारा 1 शॉट वीडियो, रिवीजन वीडियो इस चैप्टर के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से कम टाइम में सारी चीज़ें इसमें कवर हुई हैं। और आपको अगर इस चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी के भी हैं, वो रहते हैं, कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, उनका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आराम से उन वीडियोस को भी चेक करना, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चेक करना। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं कोशिश करूंगा आपकी डाउट्स को रिजॉल्व करने का। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो पे व्यूज़ आएँ ऐसा आप प्रयास करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।